आपका आज की इस क्लास में जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस, जो कि यहाँ पर पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश एक ही वीडियो में यहाँ से हम देखने वाले हैं। इससे बाद कुछ नहीं आएगा। आपकी सीधी यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दी है कंप्लीट रिवीजन कोर्स की सीधी। उससे बाद आपको कुछ याद नहीं करना है, यानी कि ये सीधी आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली। केवल 10th क्लास में आपको इतना ही कर लेना है। साइंस के साथ साथ और भी अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ से मैं कराने वाला हूँ, तो आपको लगातार बने रहना इस वीडियो में और बिना इसके पूरा देखना है। अगर आप इच्छा पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना तथा यहाँ से शेयर भी कर देना, जिससे सभी लोगों को यहाँ से फ़ायदा पहुँच सके। चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने इस वीडियो में सभी कवर कर लिए हैं, तो आपको यहाँ से केवल ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनते जाना है केवल। अगर एक दो बार रिपीट करके आप इस वीडियो को देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना पूरी है इसकी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण सामान्य परिस्थितियों में भी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हुआ? जो मैग्नीशियम जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जिससे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, जिससे क्या होगा? मैग्नीशियम जो रिबन है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। इस परत तथा अन्य अशुद्धियों, कौन कौन सी अशुद्धियाँ, जैसे कि धूलकण हो गई, नमी हो गई आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ कर लेना आवश्यक होता है। तो मैं एक बार फिर से इसका आंसर पढ़ के बता देता हूँ, जिससे आप आसानी से याद कर सकें। मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण सामान्य परिस्थितियों में भी उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इस परत तथा अन्य अशुद्धियों जैसे धूलकण, नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पहले साफ कर लेना आवश्यक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ से लोहे की वस्तुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से संचारित हो जाती हैं। जो लोहे की जो वस्तुएं वायु में उपस्थित क्या होती है? ऑक्सीजन, उससे क्रिया करेंगी तो क्या हो जाएंगी? नमी से संचारित हो जाती हैं, अर्थात इन पर जंग लग जाता है। इन्हें जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं। पेंट ऑक्सीजन तथा नमी को लोहे के संपर्क में नहीं आने देता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? उपचयन और अपचयन, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से उपचयन देख लेते हैं क्या है। उपचयन की डेफिनेशन है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संयोजित होती है उपचयन कहलाती है। संयोजन का मतलब हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका? मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से संयोग होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि जो मैग्नीशियम है अगर ये ऑक्सीजन से संयोग करेगी यानी कि मिलेगी तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलकर क्या बनाते हैं? ये यहाँ पर संयोग करते हैं तब एक पदार्थ बनाते हैं, तो ये उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि सल्फर का ऑक्सीजन से संयोग करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, जैसे सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन संयोग किया तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए अपचयन। अपचयन क्या है? यहाँ पर अपचयन में इसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो अपचयन कहलाती है। इसके उदाहरण क्या है? यहाँ से इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन का ह्रास करके कॉपर में अपचयित हो जाती है। यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगी तो हाइड्रोजन निकल गई तो यहाँ पे कॉपर बचेगा केवल। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो जल बना लेगी ऑक्सीजन से क्रिया करके। यानी कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ के क्या बनाती है? यानी कि जब हाइड्रोजन निकल जाती है तो क्या बनाएगी? यहाँ से कॉपर बन जाएगा अलग और जल बन जाएगा। ठीक है, गर्म करने पर। नेक्स्ट यहाँ से रिएक्शन देख लेते हैं एक और। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन का ह्रास करके जिंक में अपचयित हो जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड है ये कार्बन से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? जिंक अलग हो जाएगा, यहाँ पर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा गर्म करने पर। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया। जब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, रेडॉक्स यानी कि रिडक्शन
रिडक्शन यहाँ से और ऑक्सीडेशन, ये दोनों संयोग करके क्या बनाते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बनाते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं यहाँ से। वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। यानी क्या होता है इसमें, एक तो अभिकारक है उसका ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अभिकारक का अपचयन होगा यहाँ से, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। एक बार फिर से समझिए एक बार, यानी कि इसमें क्या होता है, एक अभिकारक का तो ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अभिकारक का अपचयन होगा, ठीक है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि हम रिएक्शन से समझ लेते हैं। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड हो गया, इसे जल से हमने यानी हाइड्रोजन से क्रिया कराई तो यहाँ पर लास्ट में जल प्राप्त हो जाएगा और कॉपर अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक बार रिडक्शन हुआ है यानी कि एक बार ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे एक बार अपचयन हुआ है, ठीक है, और एक बार क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ये दोनों तरीके से जो क्रिया होती है तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाएगा क्योंकि उपचयन और अपचयन में अंतर दिया हुआ है। तो पहला अंतर क्या होगा इनमें, उपचयन वाले में क्या होगा, पहला इसमें हाइड्रोजन पृथक होती है यानी कि जो H2 है वो निकलती है इसमें से, ठीक है। और अपचयन में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है यानी कि हाइड्रोजन इसमें जुड़ती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। यानी कि देखिए यहाँ से आसानी से याद हो जाए, हाइड्रोजन तो निकल रही है लेकिन ऑक्सीजन जुड़ रही है इसमें, ठीक है। और इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें जुड़ रही है और ऑक्सीजन निकल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ से हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता बढ़ती है और इसमें क्या है, इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें वैद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात घटता है। इसमें अनुपात जो है वो घट रहा है, ठीक है, और इसमें अनुपात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, इसमें वैद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है। यानी इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो वैद्युत धनात्मक अवयव है उसका अनुपात घट रहा था लेकिन ऋणात्मक वाले का बढ़ रहा था। इसका अपोजिट इधर हो जाएगा, वैद्युत धनात्मक अवयव का अनुपात बढ़ता है और वैद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात घटता है। तो आसानी से यहाँ से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होगा इसका आंसर, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक तत्व के स्थान पर उससे अधिक अभिक्रियाशील किसी यौगिक का तत्व आ जाता है। एक बार समझिए कैसे, जैसे कि ये अभिक्रिया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और ये जिंक है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है किससे, Cu से, यानी कॉपर से जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा, Cu को यहाँ से हटा देगा, ठीक है, Cu यहाँ से हटा देगा और SO4 के साथ खुद जुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे ZnCu SO4 को यानी कि Cu को हटा दिया, SO4 के साथ जुड़ गया खुद, तो ZnSO4 बना दिया, Cu को अलग कर दिया यहाँ से। यानी कि जो एक मजबूत जो तत्व है वो दूसरे कमजोर तत्व को हटा देगा वहाँ से और खुद जुड़ जाएगा उसके साथ में, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक तत्व के स्थान पर उससे अधिक अभिक्रियाशील किसी यौगिक का तत्व आ जाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रिएक्शन है इसकी CuSO4 प्लस Zn इजिकल टू ZnSO4 प्लस Cu यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होकर उत्पाद प्राप्त होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी द्विविस्थापन में क्या होगा, दो अभिक्रियाएं होंगी, जैसे उसमें क्या हो रहा था, Zn जो है Cu से छीन ले रहा था, ठीक है, ऐसे। लेकिन इसमें क्या होगा, Zn Cu के साथ जुड़ जाएगा और Cu Zn के साथ, ऐसे करके रिएक्शन होगी इसमें, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ रिएक्शन में। देखिए यहाँ पर, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षय प्राप्त होता है तथा सोडियम क्लोराइड बनता है, जैसे कि BaSO4, ठीक है, BaCl2 यानी BaCl2 बेरियम क्लोराइड है यहाँ पर और ये Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, Ba तो जाके जुड़ जाएगा SO4 से और Na जुड़ जाएगा Cl से, ठीक है। तो यानी Ba जुड़ गया SO4 से तो BaSO4 बना दिया यहाँ पर अवक्षेप, और Na जुड़ गया Cl से तो बना दिया यहाँ पर 2NaCl बना दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से नेक्स्ट है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहला इसका ऑप्शन होगा यहाँ से, इस अभिक्रिया में एक अधिक सक्रिय तत्व किसी अन्य यौगिक में उपस्थित
कम सक्रिय तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तथा अपना यौगिक बना लेता है। मैंने बताया था ऊपर वही Cu वाली रिएक्शन बताई थी, CuSO4 वाली Zn से रिएक्शन हुई थी, तो Zn ने इससे प्रतिस्थापन कर दिया था और Cu को अलग कर दिया था, तो वही वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। यानी कि कम जो होगा कमजोर वाले को जो अधिक प्रभावशाली वो यहाँ से हटा देगा और प्रतिस्थापित कर देगा, तो वो अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जो दो रिएक्शन होती हैं जो अभी मैंने बताई थी BaCl2 वाली, तो वो यहाँ से ये वाला हो जाएगा। इस अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं में दो भिन्न आयनों अथवा परमाणुओं के समूहों का परस्पर विस्थापन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ही द्विविस्थापन हो जाएगी। इसके समीकरण हम देख लेते हैं, यहाँ से रिएक्शन क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। रासायनिक जो अभिक्रिया है वो देख लेनी है। तो इसमें Zn अभिक्रिया किससे हुई, CuSO4 से हुई, ठीक है। तो Cu यहाँ से अलग हो जाएगा और SO4 Zn के साथ जुड़ जाएगा, यानी ZnSO4 प्लस Cu। अब देख लेते द्विविस्थापन वाला, तो BaCl2 प्लस NaSO4 Na2SO4, तो यहाँ पर BaSO4 के साथ जुड़ जाएगा, NaCl के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये द्विविस्थापन। अब देख लेते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट, यहाँ से वियोजन अभिक्रिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, यानी कोई भी पदार्थ है वो अपघटित यानी टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि CaCO3, यहाँ पे दो पदार्थ हैं, ठीक है। Ca अलग है और CO3 अलग है, ये दोनों टूटकर क्या बना रहे हैं, अलग अलग पदार्थ बना रहे हैं। जैसे कि CaO और CO2, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कोई पदार्थ जो है अपघटित यानी टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। यसद लेपन क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते की एक परत चढ़ा देते हैं, यही विधि यसद लेपन होती है। यानी कि लोहा है या चांदी या इस्पात है, स्टील वगैरह, तो उस पर सुरक्षित रखने के लिए हम इस पर जस्ता यानी जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं, यही विधि क्या कहलाती है, यसद लेपन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी देख लेते हैं सबसे पहले हम। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा या फिर ऊष्मा अथवा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा या फिर ऊर्जा अगर उत्पन्न हुई है तो ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। जैसे कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊष्मा अलग निकल जाएगी, ठीक है। इसका अपोजिट होगा ऊष्माशोषी, इसमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। देखिए यहाँ से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है। यानी कि ऊष्मा ग्रहण की जाती है, जिसमें ऊष्मा ग्रहण करी जा रही है तो उसमें क्या होगा, ऊष्माशोषी, और जिसमें ऊष्मा निकल रही है तो यहाँ से ऊष्माक्षेपी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या होगा यहाँ से, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है तथा वातावरण जो ऊष्मा है वो वातावरण से अवशोषित हो जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, 2NO बन जाएगा, ठीक है। 2NO बन जाएगा और 45 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ से निकल जाएगी। तो ये यहाँ से लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, संक्षारण, ये भी इम्पोर्टेंट है। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब इनका क्षरण होने लगता है। यानी कि क्षरण का मतलब यानी बेकार होने लगती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, ये उदाहरण हो जाएगा इसका। विकृत गंधता क्या है, जब वसा तथा तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है, ठीक है, लंबे समय तक, तब ये उपचयित होकर दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा इनका जो स्वाद है वो बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे उदाहरण इसका क्या है, नमकीन हो गई, चिप्स हो गए, जैसे खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक अगर रखे रहेंगे ये तो इनमें दुर्गंध आने लग जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ से विकृत गंधता हो जाता है। तो आज का यहाँ से ये आखिरी क्वेश्चन था। पहले चैप्टर जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ से कंप्लीट करा दिए,
और नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट डे आने वाला वीडियो। तो प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो क्रम से यहाँ से क्लास 10th साइंस के नाम से यहाँ से प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ से लगातार एक एक वीडियो देख लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ से लाइक कर देना, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट भी कर देना कि ये समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं बता दूंगा वहाँ पर। और वीडियो का जो लिंक है वो सभी को शेयर कर देना, जिससे अधिक से अधिक यहाँ से लोग जुड़ सकें, और कमेंट बॉक्स में बताना है। और लिंक टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। धन्यवाद।